गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 21वां लेसन आगे बढ़ाते हुए त्वचा के व्युत्पन्न। त्वचा के व्युत्पन्न से मैंने आपको ये बताया था कि मानव की त्वचा में जो विशेष संरचनाएं होती हैं उन्हें हम त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। यानी कि त्वचा में जो विशेष संरचनाएं पाई जाती है, चाहे वो रोम हो, चाहे वो कोई ग्रंथियां हों, उन सभी को हम क्या कहते हैं? त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। सबसे पहले व्युत्पन्न की बात करें तो हम बात करते हैं रोम की, जिन्हें हम हेयर कह देते हैं, और इनकी संरचना का अध्ययन करेंगे। रोम की संरचना थोड़ा सा देखिएगा, इजी टॉपिक है, पर इसका डायग्राम किताब के अंदर नहीं है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा और ऐसे ही आपको भी बनाना है। तरीका देखना किस प्रकार से बन रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो कल हमने बात की थी कि ये जो एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस के ऊपर की ओर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। और रोम का अधिकांश भाग जो होता है वो किस में धंसा होता है? डर्मिस में धंसा होता है। यानी कि रोम जो है ये डर्मिस में स्थित होते हैं। तो हम इसी की बात करेंगे। आगे सुनना। जो रोम होते हैं तो ये ऊपरी जो अधिचर्म है मैं वो बना रहा हूँ। ये अधिचर्म है और अधिचर्म के नीचे ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है इसे हम बोल देते हैं रोम पुटक, हेयर फॉलिकल। इसको मैं बोल देता हूँ हेयर फॉलिकल या रोम पुटक। रोम पुटक जो होता है ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जो होती है ये बाहरी लेयर होती है त्वचा की, और इसके नीचे ये जो वाला पार्ट है ये आ जाता है फिर डर्मिस का। तो डर्मिस के अंदर एक ऐसी संरचना पाई जाती है और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? हेयर फॉलिकल या रोम पुट्टक कह देते हैं। रोम पुट्टक जो होता है, इस रोम पुट्टक के अंदर एक हेयर पेपिला, रोम पुट्टक जो होता है इसके नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं वो अत्यंत विभाजनशील होती है, विभाजन करती रहती है। और विभाजन करने से यहाँ पे विभाजित जो कोशिकाएं होती हैं इनसे रोम की जड़ का निर्माण होता है। इन्हें हम हेयर रूट बोल सकते हैं। यहाँ की जो कोशिकाएं होती है रोम पुट्टक के नीचे आधारीय कोशिकाएं, ये कोशिकाएं विभाजन करती है और विभाजन करने से क्या होता है कि इन जड़ का निर्माण होता है, जिसे हम रोम की जड़ भी कह देते हैं। तो रोम की जड़ कह देते हैं। रोम की जड़ जो होती है इसी से फिर रोम का निर्माण होना शुरू होता है। और ये मैं आपको आगे बना रहा हूँ, ये इसका रोम है। रोम जो होता है इसके अंदर कंपैक्टेड सेल पाई जाती है। यहाँ पे कंपैक्टेड सेल्स होती हैं और रोम जो होता है इस प्रकार से बाहर निकला रहता है त्वचा के ऊपरी भाग में। ये रोम है। जो रोम होता है ये जब एपिडर्मिस के ऊपर की ओर या त्वचा के बाहर होता है
तो इसे हम रोम कांड कह देते हैं या हेयर शाफ्ट कह देते हैं। इसे रोम कांड या हेयर शाफ्ट बोल देते हैं। जो आपकी त्वचा के ऊपर आपको बाल दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या हैं? रोम कांड हैं। त्वचा के बाहर जो रोम दिखाई देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? रोम कांड या हेयर शाफ्ट। यानी रोम का जो बाह्य भाग होता है जो त्वचा पर दिखाई देता है, उसे हम रोम कांड या हेयर शाफ्ट कह देते हैं। ये कॉम्पैक्टेड सेल है, लिख देता हूँ मैं, कॉम्पैक्टेड सेल जो रोम के अंदर पाई जाती है। आगे सुनिएगा कि ये हेयर रूट हो गया। जो हेयर रूट होता है, इसके अंदर की ओर जो यहाँ पे जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जैसे कि धमनी और शिरा, वो इस हेयर रूट के अंदर एक फूली हुई संरचना बनाती है। इस प्रकार से देखिएगा, और यहाँ पे एक फूली हुई संरचना बनाती है, बल्ब के रूप में होती है ये संरचना। इसे हम बोलते हैं हेयर पेपिला या रोम पेपिला बोल देते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं रोम पेपिला। रोम पेपिला होता है जो ये पुटकों के अंदर होता है। पुटकों के अंदर एक छिछला गड्ढा जो होता है, इस गड्ढे के अंदर ये जो आपको गड्ढा ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, इस ब्लू कलर के गड्ढे के अंदर जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ये रुधिर वाहिकाएं या रुधिर के कोशिकाएं यहाँ पे आके फूली हुई संरचना बनाती है या गुच्छा बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रोम पेपिला। ये रोम पेपिला जो होता है, ये पोषक पदार्थ प्रदान करता है हेयर रूट को। हेयर रूट जो होता है, इसे ऑक्सीजन वगैरह या अन्य पोषक पदार्थ जो है वो उपलब्ध करवाता है। इसी से धमनी भी जुड़ी होती है इस प्रकार से। तो यानी कि जो धमनी और शिरा होती है, दोनों के द्वारा ही ये जो बल्ब नुमा संरचना है ये बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं कि ये रोमकांड हो गया इसका बाह्य भाग। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पुट्टक होता है, रोम पुट्टक, इसी के साथ जुड़ी हुई, रोम पुट्टक के साथ जुड़ी हुई सीबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पे बना रहा हूँ, देखना, रोम पुट्टक के ही साथ में सीबेशियस ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, जो सीबम नामक तरल पदार्थ का या तेलीय पदार्थ का स्रवण करती है। ये मान लीजिए मैं यहाँ पे सीबम बना रहा हूँ। सीबम नामक तरलीय पदार्थ बनाती है, जो तेलीय पदार्थ होता है एक प्रकार का। और ये जो तेलीय पदार्थ होता है, ये बाहर की ओर रिस कर आता है और त्वचा के ऊपर फैल जाता है। इस प्रकार से जो त्वचा की सुरक्षा करता है, एक प्रकार से चिकना बनाए रखता है रोमकांड को, ये सीबम होता है। इसे हम बोलते हैं सीबेशियस ग्रंथि, जो रोम पुट्टक से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा हम बात करें तो जो रोम पुट्टक होता है, इसी से जुड़ी हुई एरेक्टर पिलाई पेशियां भी पाई जाती है। यहाँ पे बनाते हैं, एरेक्टर पिली जो पेशियां होती हैं, ये पेशियां भय के समय या मान लीजिए कि जब ठंड लगती है तो हमारे जो रोम होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो इन रोम को खड़ा करने का कार्य जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एरेक्टर पिलाई पेशियों के द्वारा होता है। इन्हें हम बोलते हैं एरेक्टर पिलाई पेशियाँ। एरेक्टर पिलाई जो पेशियाँ हैं,
इनका कार्य पता चल गया होगा आपको। ठंड के समय या भय के समय जो रोम खड़े हो जाते हैं त्वचा से, वो क्या कहलाती हैं? इरेक्टर पिलाई पेशियाँ कहलाती हैं। इन्हें इरेक्टर पिलाई मसल्स भी बोल देते हैं इंग्लिश में, एक ही बात होती है। जो बाकी आपको रोम है वो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देते हैं त्वचा के ऊपर। सभी के नीचे ऐसा ही रोम पुटक होता है। इसके अलावा जो रोम होता है, इस रोम के अंदर जो रोम होता है, इस रोम के अंदर 3 कोशिकाएं होती हैं। मैं इधर आपको समझा रहा हूँ, देखना। ये जो रोम है, इस रोम के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक प्रकार की कोशिका जो होती है ये भित्ति की ओर होती है, यानी सबसे बाहर की ओर होती है। रोम का सबसे बाहरी भाग होता है। ये जो रोम का सबसे बाहरी भाग होता है, इसे हम क्यूटिकल कहते हैं या उपत्वचा कह देते हैं। उपत्वचा जो होती है, यह रोम का सबसे बाहरी भाग होता है और एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है। एक कोशिकीय मोटा स्तर, ये परस्पर आच्छादित होती हैं कोशिकाएं। इसके बाद में जो दूसरी कोशिकाएं हैं वो मध्य भाग में पाई जाती हैं, जिन्हें हमें वलकुट या कोर्टेक्स कह देते हैं। इस प्रकार से होती है मध्य भाग में, इन्हें हमें वलकुट या कोर्टेक्स कह देते हैं। ये जो स्तर होता है, इस तरह की कोशिकाओं के अंदर रंगाकण पाए जाते हैं। रंगाकण के कारण क्या होता है कि जो बाल होते हैं उनका कलर होता है, एक विशेष कलर होता है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे भूरा हो, ब्राउन हो, चाहे कैसा भी हो। तो इन रंगाकण के कारण होता है। वलकुट के अंदर जो रंगाकण होते हैं, इनके कारण बालों का रंग होता है। ये जो वलकुट कोशिकाएं होती हैं, इन वलकुट कोशिकाओं के बीच में रंगाकण पाया जाता है। लेकिन जब क्या होते हैं कि रंगाकण जो होते हैं, ये रंगाकण अगर एब्सेंट हो जाते हैं, एब्सेंट का मतलब है यहाँ से हट जाते हैं या इनकी कमी हो जाती है, तो क्या होता है कि यहाँ पे बीच में जैसे ही रंगाकण हटेंगे तो इनमें हवा भर जाएगी। यहाँ पे हवा भर जाती है। जो वलकुट की कोशिकाएं होती हैं, इनमें हवा भर जाती है बीच में, और हवा भरने के कारण क्या होता है, बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है। वलकुटी कोशिकाओं में जब रंगाकण हट जाते हैं और रंगाकण हटने के कारण उनके बीच में वलकुटी कोशिकाओं में जब हवा भर जाती है तो बाल क्या हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। इसके कारण बाल सफ़ेद दिखाई देते हैं। इसके बाद में सुनिएगा, जो इसके इधर साइड में रोम का सबसे जो भीतरी मुख्य भाग होता है, इस भीतरी मुख्य भाग को हम बोलते हैं मध्यांश या मेडुला। मध्यांश या मेडुला। मध्यांश जो मेडुला जो होता है, यह रोम का सबसे भीतरी भाग होता है और इसके जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोणीय होती है। बहुकोणीय कोशिकाएं होती हैं जो रोम का अक्ष बनाती है। ये हमने बात की रोम की। रोम के अंदर 3 कोशिकाएं, उपत्वचा, वलकुट और मध्यांश, यह हम क्यूटिकल, कोर्टेक्स और मेडुला बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्यूटिकल जो होती है कोशिका मोटा स्तर होता है, सबसे बाहरी स्तर होता है। वलकुट जो होता है या कोर्टेक्स जो होता है, इसमें रंगाकण पाए जाते हैं जिनसे बालों का एक विशेष रंग होता है। जब होता क्या है कि रंगाकण जो होते हैं ये एब्सेंट हो जाते हैं या बहुत कम संख्या हो जाती है इनकी, तो इनके वलकुटी कोशिकाओं के बीच में हवा भर जाती है, जिससे बाल जो होते हैं वो सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद में हमने मेडुला की बात की। मेडुला जो होता है ये सबसे आंतरिक परत होती है, भीतरी परत होती है, जिसकी कोशिकाएं बहुकोणीय होती है और ये रोम के अक्ष का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं, जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई थी रोम
की संरचना, रोम की जो संरचना होती है, इस रोम की संरचना में संवेदी तंत्रिका पाई जाती है, जो यहाँ से होते हुए इस प्रकार से निकलती है। इसे हम बोलते हैं संवेदी तंत्रिका, जो संवेदनाओं को ग्रहण करवाती है, संवेदी तंत्रिका। तो स्टूडेंट्स, ये बात हुई हमने ये बात की जो रोम की संरचना है उसकी। रोम की संरचना का डायग्राम है नहीं किताब में, पहले बता रहा हूँ मैं, आप इसको देख के डायग्राम बना सकते हैं, मैं आपको डायग्राम मतलब से भेज दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहले व्युत्पन्न की हमने बात कर ली जिसका नाम है रोम। आगे बढ़ते हैं, दूसरे की बात करते हैं अपन, दूसरे व्युत्पन्न की। दूसरा जो व्युत्पन्न होता है उसका नाम होता है, दूसरे व्युत्पन्न का नाम है तवक ग्रंथियाँ। हिंदी में बोलते हैं तवक ग्रंथियाँ। तवक आप त्वचा से ले सकते हैं, कोई वो खास बात नहीं है, त्वचा ही तवक का मतलब होता है। इसे क्यूटेनियस ग्लैंड्स भी बोल देते हैं, क्यूटेनियस ग्लैंड्स। सुनिएगा कि ये जो ग्रंथियाँ होती हैं त्वचा की जो ग्रंथियाँ होती है ये बहिस्त्रावी होती है। बहिस्त्रावी का मतलब होता है कि जो ग्रंथियाँ होती हैं उनका स्राव बाहर, शरीर से बाहर, त्वचा से बाहर निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहिस्त्रावी। इनमें नलिकाएं पाई जाती है और नलिकाएं जो होती हैं ये अधिचर्म की बाह्य सतह पे खुलती है। नलिकाएं जो होती हैं इनमें नलिका युक्त होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। नलिका युक्त होती है और इनकी जो नलिका होती है ये अधिचर्म की जो सतह होती है उन पर खुलती है। जो हाथ होता है इसका जो ऊपरी, त्वचा की ऊपरी जो भाग होता है, ये ऊपरी भाग इसके ऊपर क्या होती है, खुलती है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया था, देखिए कि ये जो आपको दिखाई दे रही है ये जो ग्रंथियां हैं, इनको हमने एक्राइन और एपोक्राइन ग्रंथियां कहा था। ये जो एक्राइन ग्रंथियां हैं ये बाहर खुल रही हैं। ये इनका मैंने आपको स्वेट पोर बताया था। ग्रंथि का जो बाह्य छिद्र है वो है जो कहाँ खुल रहा है, एपिडर्मिस की ऊपरी सतह पर खुल रहा है। आगे बढ़ते हैं कि जो त्वचा की ग्रंथियां जो होती है इनका जो निर्माण होता है ये भी किससे होता है, ये जो सबसे भीतरी स्तर होता है, सबसे भीतरी स्तर कौन सा होता है, तो हमने पढ़ा था मेलपीगी स्तर, स्ट्रेटम मेलपीगी स्तर जो होता है, मेलपीगी लेयर जो होती है उससे क्या होता है, उससे त्वचा की ग्रंथियों का निर्माण होता है, उनके अंतर्वलन से। आगे बढ़ते हैं, अंतर्वलन भी मैंने आपको कल बताया था त्वचा के पार्ट के अंदर। देखिएगा जो ये अंतर्वलन है, यहाँ पे जो ये अंतर्वलन हो रहा है, इस अंतर्वलन के कारण क्या होता है, जो ग्रंथियाँ होती हैं उनका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, जो त्वक ग्रंथियाँ होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं और इनके टाइप्स की बातें करते हैं। तो पहला टाइप है इनका संवेद ग्रंथियाँ, या हम इनको बोल देते हैं स्वेट ग्लैंड्स। संवेद ग्रंथियाँ जो होती हैं ये सरल नलिकाकार ग्रंथियाँ होती हैं, सरल नलिकाकार ग्रंथियाँ होती है। इनका जो निचला भाग होता है, निचला भाग यह चरम में धसा होता है, चरम में धसा होता है। जैसे कि हमने देखा था त्वचा के अंदर ये जो ग्रंथि है इसका जो निचला भाग है, ये निचला भाग कहाँ पे धसा हुआ है, डर्मिस के अंदर धसा हुआ होता है, डर्मिस के अंदर धसा होता है निचला भाग इनकी ग्रंथियों का। आगे बढ़ते हैं, और इनकी जो महीन नलिका होती है, जो स्वेट पोर होता है, ये स्वेट पोर जो होता है अधिचर्म के ऊपर खुलता है। अभी हमने बात की, देखिएगा एक बार पुनः, ये जो ग्रंथि है इसका स्वेट पोर जो है ये ऊपर खुल रहा है, ये महीन नलिका है इसकी। तो महीन नलिका जो होती है ये कहाँ खुलती है, त्वचा के
जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर खुलती है। आगे देखिएगा, इन ग्रंथियों से पसीने का स्त्रवण होता है। किसका स्त्रवण होता है? पसीने का स्त्रवण, जो हमें ठंडा बनाए रखता है। जब पसीना आता है तो हमारे शरीर से वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, उड़ जाता है, और जिससे हमें ठंडापन महसूस होता है। जब ताप बढ़ता है शरीर का तो उसे कंट्रोल करने के लिए पसीना बाहर आता है। पसीना जो होता है इसके अंदर कुछ लवण होते हैं या जल होता है तथा यूरिया और CO2 होते हैं, और इन सभी के कारण क्या होता है? पसीना नमकीन होता है। पसीने का जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। वो किसके कारण होता है? क्योंकि पसीने में लवण, जल, यूरिया, CO2 आदि कई पदार्थ उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो ये ग्रंथियाँ होती हैं, श्वेत ग्रंथियाँ, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है, मैंने आपको बताया था, एक्राइन, और एक होती है एपोक्राइन। हमने जो त्वचा का डायग्राम बनाया था उसके अंदर दोनों को स्पष्ट किया था। एक बार पुनः देखते हैं। ये जो ब्लू कलर की मैंने बना रखी है ये एपोक्राइन है, सॉरी एक्राइन है, क्योंकि एक्राइन जो होती है ये फॉलिकल से जुड़ी हुई नहीं होती है। यहाँ पे जो ये ब्लैक रंग की हमने बनाई है, ये ब्लैक रंग वाली क्या है? एपोक्राइन ग्रैंड्स हैं। एपोक्राइन जो होती है ये फॉलिकल से जुड़ी होती है। एक्राइन जो ग्रंथियाँ होती है इनका जो स्त्राव होता है वो बाहर रीस कर आता है। एक्राइन जो होती है इनका जो स्त्राव होता है वो रीस कर बाहर निकलता है। रीस कर समझ गए होंगे आप, बूंदों के रूप में रीस के बाहर निकलता है। और जो एपोक्राइन होती है, ये जो ग्रंथियाँ होती हैं ये फॉलिकल से जुड़ी हुई होती हैं, और ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे कि आँख की पलकों, जननांगों, गुदा तथा जो चूचक होते हैं स्तन ग्रंथियों पे पाए जाते हैं। जो चूचक होते हैं स्तनों पे पाए जाते हैं, चूचकों के पास पाई जाती है। अगर हम श्वेत ग्रंथियों की बात करें तो श्वेत ग्रंथियां लगभग 25 लाख होती हैं। कितनी होती हैं? लगभग 25 लाख होती हैं। श्वेत ग्रंथियां जो होती है ये हथेली, तलुओं या बगल वाले हिस्से में ज़्यादा होती हैं। श्वेत ग्रंथियों का जो कार्य होता है मेनली यह ताप का संतुलन या नियमन करना होता है। ताप का नियमन करना होता है। ये हमने बात की किसकी? ये हमने बात की संवेद ग्रंथियों की। संवेद ग्रंथियां जो होती हैं इनका कार्य ताप का नियमन करना होता है। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं दूसरी ग्रंथि की, जिसे हम सीबेशियस ग्रंथियां कहते हैं। दूसरी ग्रंथि जिसे हमने नाम दिया सीबेशियस ग्रंथियां। सीबेशियस जो ग्रंथियां होती हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये जो ग्रंथियां होती हैं जो हमने यहाँ ब्लैक रंग की बनाई थी, ये ग्रंथियाँ क्या कहलाती है? सीबेशियस ग्रंथियाँ, जो फॉलिकल से जुड़ी हुई होती है और जो किसका स्त्रवण करती है? सीबम का स्त्रवण करती है। ये सीबम जो होता है ये रोम कांड जो होता है, हेयर शाफ्ट जो होता है, इस हेयर शाफ्ट को क्या बनाए रखता है? चिकना बनाए रखता है। इससे त्वचा चिकनी रहती है और जलरोधी रहती है। ये ग्रीन ग्रीन जो बना रखा है ये क्या है? ये सीबम है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। सीबेशियस जो ग्रंथियाँ होती हैं ये बालों की जड़ें, हेयर रूट या फॉलिकल पुट्टक जो होते हैं इनके पास पाई जाती है या इनसे जुड़ी हुई होती है।
इसके आगे बात करें हम तो ये पुट्टिका की एपिथेलियम जो ऊतक है इसके वलन से बनती है, वलन से बनती है इसके। और ये जो ग्रंथियां होती हैं ये पुटकों में ही खुलती हैं, सबसे पहले पुटकों में ही खुलती हैं। मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे देखना ये जो ग्रंथि है ये पुटक के अंदर ही खुल रही है। तो प्रत्येक लाइन को आपको समझना है अच्छे से, है ना, कि प्रत्येक लाइन का मतलब क्या है, कहाँ खुल रही है, क्या हो रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक लाइन का मैं मतलब बता रहा हूँ आपको, एक एक लाइन का। जो सेबेशियस ग्रंथियाँ होती हैं ये पुट्टक के अंदर खुल रही है, ध्यान रखना। यहाँ से देखिए आपको पता चल रहा है ये पुट्टक है, इस पुट्टक के अंदर ही खुल रही है, तो ये अधिचरण पर नहीं खुलती है, ध्यान रखना। पुटकों के अंदर ही खुलती है, पुटकों में ही खुलती हैं ये जो ग्रंथियाँ होती हैं। कौन सी ग्रंथियाँ? सेबेशियस ग्रंथियाँ। सेबेशियस ग्रंथियाँ जो होती हैं ये तेलीय ग्रंथियाँ भी कहलाती है, क्योंकि ये तेलीय पदार्थ का स्तरण करती है, इस बात को ध्यान रखना, तेलीय ग्रंथियाँ भी कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि जब पुटकों से जो सेबेशियस ग्रंथियाँ होती हैं, इन ग्रंथियों से जो पदार्थ स्त्रावित होता है, इन ग्रंथियों से जब पदार्थ स्त्रावित होता है तो जिस सेबेशियस ग्रंथि की जिस कोशिका से पदार्थ स्त्रावित हो रहा है तो ये कोशिका जो होती है ये टूट जाती है, और टूटने के बाद क्या होता है, ये कोशिका स्वयं इस पदार्थ के साथ क्या हो जाती है, बाहर स्त्रावित हो जाती है, या पदार्थ के साथ ही सेबेशियस ग्रंथि से बाहर निकल जाती है। तो ये भी एक लक्षण होता है, एक गुण होता है सेबेशियस ग्रंथियों का। जिस कोशिका के द्वारा जो तेलीय पदार्थ बाहर निकल रहा है ये कोशिकाएं उस टूट जाती है और उस तेलीय पदार्थ के साथ में ही सेबेशियस ग्रंथियों से बाहर निकल जाती है। आगे बढ़ते हैं कि इनके द्वारा सिब्बम नामक पदार्थ का स्त्रवण किया जाता है, जो कि एक गाढ़ा द्रव होता है, तेल जैसा पदार्थ होता है। ये जो होता है ये हेयर साफ्ट, या मैंने आपको नाम बताया रोम कांड, इस रोम कांड को क्या रखता है, रोम कांड जो होता है इसको चिकना बनाए रखता है। इसके अलावा ये जो त्वचा होती है इसको भी चिकना बनाए रखता है और इसको जलरोधी बनाता है। आगे बढ़ते हैं, जो सिबम होता है इसका मेनली काम रोम जो होता है, रोम को चिकना बनाए रखना होता है। रोम कांड जो होता है, जो त्वचा के ऊपर बाहर की ओर रोम है, रोम कांड है, उसको चिकना बनाने का होता है। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि जो हथेली होती है, ये हथेली है, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि हथेली के ऊपर रोम नहीं होते, तो यहाँ पे भी क्या होती है, सेबेशियस ग्रंथियाँ एब्सेंट होती है। हथेली जो होती है या तलवे जो होते हैं, यहाँ पे क्या है कि सेबेशियस ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है। पर कुछ भाग हमारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे रोम नहीं होते, पर वहाँ पे उनको चिकना बनाने का जो कार्य है वो कौन करता है, सेबेशियस ग्रंथियाँ ही करती है। जैसे कि मान लीजिए होठ हैं, होठों को चिकना बनाया रखना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो ये फट जाएंगे। होठ है, शीशन मुंड है, शीशन जो होता है उसका जो मुंड होता है उसको शीशन मुंड बोलते हैं। शीशन मुंड जो है रोम नहीं होते। इसके अलावा हम बात करें स्तन जो होते हैं, स्तन की जो घुंडियाँ होती हैं, जो निप्पल हम बोल सकते हैं, जो स्तन के निप्पल होते हैं वहाँ पे भी बाल नहीं होते। लेकिन इन तीनों ही संरचनाओं को चिकना बने रहना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। इसलिए इन तीनों ही जगह पे सेबेशियस ग्रंथियाँ क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। समझ में आ गया। हथेली तलवे पे इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे रोम नहीं होते, और जो होठ, शीशन मुंड और स्तन की निप्पल होते हैं वहाँ पे इसलिए होते, यहाँ पे रोम नहीं होते फिर भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे इनका चिकना बने रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये इसके अलावा हम एक बात और करें कि जो विटामिन डी होता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण भी सेबेशियस ग्रंथियाँ कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरी ग्रंथि की बात करते हैं। तीसरी ग्रंथि का नाम है स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं?
स्तन ग्रंथियां जो होती है, मनुष्य में स्तन पाए जाते हैं। आपको पता है मनुष्य में स्तन उपस्थित होते हैं, जो कहाँ पे उपस्थित होते हैं? वक्ष भाग में होते हैं। वक्ष भाग में जो स्तन उपस्थित होते हैं उन्हें के अंदर क्या होती है? स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। ये ग्रंथियां जो होती है ये चर्म की गहराई में स्थित होती है। इनकी जो संरचना होती है यह संयुक्त नलिकाकार होती है। इनके अंदर कुछ नलिकाएं होती हैं जो सह नलिकाओं के रूप में जुड़ी होती है। इस प्रकार से इन्हें सह नलिकाएं बोलते हैं, इनको नलिकाएं कहते हैं। ये जो ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथियां, ये एपोक्राइन टाइप की ही होती है। एपोक्राइन टाइप की होती है, इसका मतलब ये फॉलिकल से जुड़ी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं। स्तन ग्रंथियां जो होती हैं ये मादाओं में ज़्यादा सक्रिय होती हैं, पुरुषों में सक्रिय नहीं होती हैं, मादाओं में सक्रिय होती है, जिसके कारण ये दुग्ध का स्रवण करती है, जिससे शिशु को पोषण प्रदान किया जाता है। स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि होती है ये वृद्धि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जितना ज़्यादा स्रावित होगा उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी स्तनों की या स्तन ग्रंथियों की। इनसे जो दूध का निष्कासन होता है ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के कारण होता है। और स्तन ग्रंथियां जो होती हैं ये सीबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से ही बनती है। सीबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण होती है या रूपांतरण से बनती है। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं ये सीबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। इसका मतलब ये होता है कि जो सीबेशियस ग्रंथियां होती है ये वक्ष के अंदर स्तन ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं कि स्तन ग्रंथियां जो होती है ये सीबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रंथि की, जिसका नाम है सेरुमिनस ग्रंथियां। फोर्थ की बात करते हैं ग्लैंड्स की, जिसका नाम है सेरुमिनस ग्रंथियां। सेरुमिनस जो ग्रंथियां होती हैं ये बाह्य जो कर्णनाल होती है, बाह्य कर्णनाल के पास स्थित होती है या इसकी त्वचा में, बाह्य कर्णनाल की त्वचा में उपस्थित होती है। ये ग्रंथियां जो होती हैं ये कुंडलित होती हैं और नलिकाकार होती हैं। ये ग्रंथियां जो होती हैं कुंडलित और नलिकाकार होती हैं। और ये संवेद जो ग्रंथियां थी जो सबसे पहले पढ़ी थी हमने, संवेद ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। अभी हमने जो स्तन ग्रंथि पढ़ी थी ये सीबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण थी, और जो सेरुमिनस ग्रंथियां हैं ये संवेद ग्रंथियों का रूपांतरण से बनती है। और ये जो ग्रंथियां होती है सेरुमिनस, ये सीबेशियस ग्रंथियों के साथ में मिलकर, सीबेशियस ग्रंथियों के साथ मिलकर ये किसका निर्माण करती है? एक सेरुमन नामक एक कर्ण मोम होता है। कर्ण कान के पास होती है इसलिए कर्ण नाम दिया है यहाँ पे। सेरुमन नामक एक मोम पदार्थ होता है, कर्ण मोम बोलते हैं। कर्ण मोम पदार्थ का क्या करती है? स्त्रवण करती है। और ये जो कर्ण मोम जो होता है ये कान के पर्दे को, कान के अंदर जो पर्दा होता है जिसे हम कर्ण पटह भी बोल देते हैं, कर्ण जो पटह है इसकी सुरक्षा करती है। आगे देखिएगा, ये हो गई सेरुमिनस ग्रंथि। अब हम बात करते हैं पांचवी ग्रंथि की, जिसका नाम है मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां। मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां, ये भी ग्रंथियां जो होती हैं सीबेशियस, अब जो आगे भी एक ग्रंथि और पढ़ेंगे वो भी सीबेशियस ग्रंथि का ही रूपांतरण है। ये भी सीबेशियस ग्रंथि का रूपांतरण है।
यानी कि इस भाग में सेबेशियस ग्रंथियां जो है वो मूलाधार या वक्षण ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती है। ये ग्रंथियां जो होती हैं ये गुदा और मूत्र जनन छिद्र, गुदा और जो मूत्र जनन छिद्र होता है उसके मध्य में स्थित जो मूलाधार या वक्षण क्षेत्र होता है उसके अंदर ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो गुदा होता है और जो मूत्र जनन छिद्र होता है मादाओं के अंदर मूत्र जनन छिद्र अलग अलग होता है और जो ये पुरुष होते हैं उनमें एक ही छिद्र होता है जिसके द्वारा मूत्र और वीर्य का त्याग किया जाता है। तो गुदा और मूत्र जनन छिद्र के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम वक्षण क्षेत्र या मूलाधार क्षेत्र बोलते हैं और उसी की त्वचा में जो ये ग्रंथियां हैं वो उपस्थित होती हैं। आगे देखिएगा, इन ग्रंथियों के द्वारा एक गंध युक्त, एक विशेष गंध होती है इस पदार्थ के अंदर, एक गंध युक्त पदार्थ का स्त्रवण किया जाता है जो लैंगिक आकर्षण में सहायक होता है, जो लैंगिक आकर्षण में क्या होता है, सहायक होता है। इसलिए हम इस ग्रंथि को गंध ग्रंथि भी कहते हैं। ये ग्रंथियां भी एपोक्राइन टाइप की होती है, ध्यान रखना। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं छठी ग्रंथि की जिसका नाम है मीबोमियन ग्रंथि। मीबोमियन ग्रंथि या मीबोमियन ग्रंथियां, इन्हें पेरिनियल ग्लैंड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, पेरिनियल ग्लैंड्स। सुनिएगा, ये ग्रंथियां जो होती हैं ये भी सेबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। सेबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है, सेबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। इसके अलावा ये ग्रंथियां जो होती हैं ये पलकों की जो बरोनियां होती हैं, पलकों की बरोनियां जो होती है उनके नीचे पाई जाती है, पलकों की बरोनियों के नीचे पाई जाती है। ये एक तेलीय पदार्थ का स्त्रवण करती है जो कॉर्निया को चिकना बनाए रखता है। तेलीय पदार्थ स्रावित करती है जो किसको चिकना बनाए रखेगा, कॉर्निया को चिकना बनाए रखेगा। कॉर्निया जो होती है इस पे एक ये पतली फिल्म के रूप में होता है और उसकी सुरक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। सातवीं ग्रंथि जिसका नाम है जेस ग्रंथियां, इंग्लिश में भी जेस ग्रंथियां, जेस ग्लैंड्स बोल देते हैं। ये जो ग्रंथियां होती हैं ये भी सेबेशियस ग्रंथि का रूपांतरण है, सेबेशियस ग्रंथि का रूपांतरण है। और ये जो ग्रंथियां होती हैं ये पलकों की जो ब्रोनियां होती है, पलकों की ब्रोनिया के पुट्टिकाओं में उपस्थित होती है। ब्रोनिया जो होती है पलकों में, इनके जो पुट्टक होते हैं इन पुटकों में स्थित होती है कौन सी ग्रंथियां, जेस ग्रंथियां। और ये भी क्या करती है, तेलीय पदार्थ का स्त्रवण करती है, तेलीय पदार्थ का स्त्रवण करती है। और लेकिन यहाँ पे तो क्या था कि ये कॉर्निया को सुरक्षा प्रदान करती है या चिकना बनाए रखती है, कौन सी ग्रंथियां, मीबोमियन ग्रंथियां। लेकिन जो जेस ग्रंथियां होती हैं ये ब्रोनिया को ही चिकना बनाए रखती है, ब्रोनिया को ही चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। ये हो गई इसके व्युत्पन्न त्वचा के जो हमने बात की। आगे हम अब बात करेंगे त्वचा के कार्यों की। त्वचा के कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य करती है त्वचा। तो लास्ट टॉपिक इस लेसन का त्वचा के कार्य, त्वचा क्या क्या कार्य करती है। तो सबसे पहले हम बात करें कार्य की, तो ये शरीर की सुरक्षा करती है। शरीर की सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जब हमारे शरीर में जो त्वचा होती है ये सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। शरीर में क्या बनाती है, सुरक्षात्मक आवरण। देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ये जो होती है त्वचा ये शरीर में सुरक्षात्मक आवरण बनाती है।
जिससे कोई जीवाणु रोगाणु जो होता है ये शरीर के अंदर हानिकारक जो कृमि वगैरह होते हैं ये शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो हमारे त्वचा से व्युत्पन्न संरचनाएं होती हैं, जैसे रोम होते हैं, नाखून होते हैं, इन रोम या नाखून जो होते हैं इनकी ये सहायता से शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षित रखती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे कार्य की बात करते हैं तो ये शरीर का ताप नियंत्रण करती है। आप जानते हैं कि जो मनुष्य होता है वो समतापी प्राणी होता है। समतापी का मतलब होता है कि वातावरण का ठंडा व गर्म जो भी हो जाए, वातावरण ठंडा हो जाए चाहे गर्म हो जाए, तो उसका शरीर का जो तापक्रम होता है मनुष्य का वो निश्चित रहता है। और जो ताप होता है वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है वो इतना होता है। तो जो जब कभी गर्मी होती है या ठंड होती है तो हमारे शरीर की त्वचा जो होती है उस ताप को नियंत्रण करती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं तो जैसे कि मान लीजिए हमें जब शरीर का ताप बढ़ जाता है, शरीर में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, ताप बढ़ जाता है, तो हमारे पसीने का स्त्रवण होता है। और पसीना जब बाहर निकलता है त्वचा से तो उस समय संवेद ग्रंथियों से पसीने का स्त्रवण होता है। तो उस समय क्या होता है, जब बाहर निकलता है त्वचा पर तो त्वचा से ये वाष्प के रूप में उड़ जाता है और उड़ने से क्या होता है वहाँ पे ठंड महसूस होती है। तो ये ताप जो होता है शरीर का इसे नियंत्रण रखने का कार्य करती है। शरीर को एक निश्चित आकृति देती है, शरीर की आकृति बनाती है। इसके अलावा हमारे शरीर में त्वचा जो होती है इसमें जो वशीय उत्तक होते हैं, ये वशीय उत्तकों में वसा का संचय होता है। वशीय उत्तकों में वसा का संचय होता है। आगे बात करें तो त्वचा जो होती है इससे जो पसीना निकलता है, इस पसीने के अंदर CO2 होती है, यूरिया होता है, जल होता है, लवण होते हैं। तो पसीने के रूप में ये सब चीज़ें भी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। यानी कि उत्सर्जन में भी क्या करती है, त्वचा महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके बाद में हम बात करें कि उपयोगी पदार्थों का स्त्रवण भी करती है। उपयोगी पदार्थ जैसे मैंने आपको बताया जो सिब्बम होता है या फिर कर्णमोम होता है, वक्ष भाग से जो स्तन ग्रंथियाँ होती है वो दूध का स्त्रवण करती है। यानी कि जो उपयोगी पदार्थ है हमारे शरीर के लिए उनका भी जो उपयोगी पदार्थ है उनको भी स्रावित करती है। नेक्स्ट बात करें तो जो त्वचा होती है इसके कारण हमारे शरीर में गमन भी होता है। त्वचा लचीली होती है जो चलने में सहायता करती है। उसके बाद में बात करें तो हमारे जो कंकाल का जो निर्माण है ये भी किसके कारण होता है, त्वचा के द्वारा ही होता है। त्वचा जो होती है इसमें जो स्योजी उत्तक होते हैं डर्मिस भाग के अंदर या चर्म के अंदर, वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेनस बोन्स जो होते हैं इनका निर्माण करते हैं। मेम्ब्रेनस बोन्स जो होती हैं इनका निर्माण त्वचा के अंदर चर्म में जो स्योजी उत्तक होते हैं उन्हीं से होता है। आगे बात करें तो त्वचा जो होती है ये, जैसे त्वचा जो होती है उस पर हमें कुछ पदार्थ जैसे तेल वगैरह, लोशन वगैरह लगाते हैं और इनको क्या कर लेती है, त्वचा अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित करने से क्या होता है कि आंतरिक जो उत्तक होते हैं त्वचा में उनको सुरक्षा होती है, उनको लाभ पहुंचता है। आगे बात करें तो त्वचा जो होती है ये संवेदनाओं को ग्रहण करती है। हमें ठंड महसूस होती है या गर्मी लगती है, ये सब त्वचा के कारण ही महसूस किए जाते हैं। या आगे सुनिएगा, दांतों के कुछ भागों का निर्माण भी किसके कारण होता है, दांतों के कुछ भागों का निर्माण भी जो त्वचा है उसके द्वारा होता है। त्वचा की जो चर्म होती है डर्मिस उसके द्वारा होता है। उसके बाद में अभी हमने बात की थी कि जो वक्षण ग्रंथियां होती हैं ये एक गंधनुमा पदार्थ का स्त्रवण करती है जो लैंगिक आकर्षण में क्या होता है, सहायक होता है। लैंगिक आकर्षण में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, जो त्वचा होती है इसका जब कोई भाग कट जाता है, अधिश्रम पर चोट लग जाती है, त्वचा पर चोट लग जाती है, तो जल्दी ही ये पुनरुद्भवन द्वारा क्या करती है, उस घाव को भर लेती है।
तो यानी इसमें पुनरुद्भवन भी पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही आवश्यक होता है, या त्वचा में एक क्षमता होती है पुनरुद्भवन की। तो त्वचा के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, इसलिए त्वचा को हरफनमोला अंग भी कहा जाता है। कौन सा अंग कहा जाता है? हरफनमोला अंग। हरफनमोला अंग का मतलब होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी कि जो प्रत्येक प्रकार का कार्य कर सके। तो ये लेसन इतना ही है, कंप्लीट हो गया है। त्वचा की संरचना, रोम की संरचना हमने पढ़ी, फिर त्वचा के कार्य पढ़े, त्वचा के व्युत्पन्न पढ़े हमने। धन्यवाद।